उम्मीद है आप लोगों को जो है कल का जो वीडियो था अच्छा लगा होगा और जो उसका रिस्पांस आया है उससे देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और मैं सोचता हूं कि इसको जो है हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कल के डे 1 में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स 1 देखा था। बीच में हम लोग जो है एक टॉपिक और डाल रहे हैं, यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सब का। और जो काइनेमेटिक्स 2 वाला पार्ट है वो हम लोग का डे 3 में आएगा। और जब जो है 2-3 चैप्टर हम लोग के हो जाएंगे तो हम लोग एक साथ जो है उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी जो है डिस्कस करेंगे। वो एक साथ होगा तो उसमें जो है ढेर सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनका सोल्यूशन रहेगा, उनका डिस्कशन रहेगा। आइए हम लोग आज का जो है डे 2 क्रैश कोर्स का शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है बच्चों यहाँ पे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बारे में मामला ये होता है कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से हमें उसको कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका जो मार्कर है, मान लिया जाए कि ये 6 इंच का है तो इंच हो गई यूनिट हमारी लंबाई की। अब ऐसे ही 6 इंच 6 इंच 6 इंच कितने होते हैं, किसी चीज को हम नाप रहे हैं तो वो 4 बार अगर 6 इंच आया यानी कि 4 मार्कर के बराबर आया और एक मार्कर की लंबाई 6 इंच है। तो ये यूनिट हो गया जो कि साइजेबल होना चाहिए, साइजेबल होना चाहिए और परमिसिबल होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। साइजेबल का मतलब हो गया कि अगर हमें जो है इसकी लंबाई नापनी है तो इसके लिए जो है सेंटीमीटर या इंच ठीक रहेगा। यहाँ से हमको अगर दिल्ली तक की लंबाई नापनी है तो हमको किलोमीटर ठीक रहेगा। और अगर हमें जो है मान लिया जाए कि इस नाखून की लंबाई नापनी है तो इसके लिए सेंटीमीटर ठीक रहेगा। तो ये साइजेबल हो गया। परमिसिबल यानी कि वो परमिट करे। और रिप्रोड्यूसिबल का मतलब हो गया कि अगर ये लंबाई 1 फीट हो गई यहाँ तक के, फिर दूसरा 1 फीट हो गया, फिर तीसरा 1 फीट हो गया, फिर चौथा, ये रिप्रोड्यूसिबल हो गया। फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ऐसी यूनिट्स जिनको कि एक दूसरे से प्रोड्यूस किया ही ना जा सके उनको हम नाम देते हैं क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। अब लेंथ है, मास है, टाइम है। लेंथ से आप मास प्रोड्यूस नहीं करा सकते, मास से आप टाइम प्रोड्यूस नहीं करा सकते, टाइम से आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो ये क्या हो गए? फंडामेंटल यूनिट्स। और ये डेराइव्ड यूनिट्स हैं जो इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या? डेराइव्ड यूनिट्स। अब जैसे हमको जो है स्पीड का यूनिट निकालना है तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये मीटर पर सेकंड क्या जो है किस तरीके का यूनिट हो गया? कहेंगे मीटर यूनिट हो गया अपने आप में फंडामेंटल यूनिट, सेकंड हो गया अपने आप में फंडामेंटल यूनिट, बट मीटर पर सेकंड इज द डेराइव्ड यूनिट। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये हो गया कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के यूनिट सिस्टम चला करते थे। उसमें दिक्कत ये होती थी कि जब जो है एक कंट्री की थीसिस दूसरे कंट्री में जाती थी तो बहुत अपने आप को अनईजी समझते थे वहाँ के प्रोफेसर्स कि हम तो काम करते हैं सीजीएस में, कोई थीसिस आ गई है एफपीएस में। और थीसिस तब तक के अवार्ड नहीं होती है जब तक के बाहर को एक लोकल जो होता है ऑथर, लोकल जो है एक बॉडी होती है उसकी जो है ओपिनियन मिलनी चाहिए और एक ओपिनियन अब्रॉड की मिलनी चाहिए, तब तक के थीसिस जो है अप्रूव नहीं होती है। तो सीजीएस सिस्टम होता है एफपीएस, एमकेएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये जो दिक्कत आ रही थी पूरे अब्रॉड, पूरी कंट्रीज में, इसको दूर करने के लिए ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बनाया गया। ये हो गया साहब जो कि पूरा वर्ल्ड जो है एक ही सिस्टम को मानेगा और उसमें जो है हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज रखी गई, 7 यूनिट्स रखी गई। और यहाँ पे ये जो कॉलम है ये यूनिट्स के सिंबल का है, ये जो कॉलम है ये डायमेंशन का है। डायमेंशन के बारे में हम आपको यहीं पे बता देते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में कहा जाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम यूनिट यूज कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हमें
इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके ऊपर हमें कुछ पावर्स रेज करनी पड़ती हैं। जैसे ये मीटर पर सेकंड है तो मीटर के लिए लेंथ हो गया, सेकंड के लिए टाइम हो गया, तो ये LT -1 हो गया। इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, LM0T -1 LMT। तो इसका एक्चुअल में डायमेंशन हुआ 1, 0 एंड -1। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। जो पावर्स हैं ये आपके डायमेंशंस हैं। तो 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और यहाँ पे इसके यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ये इसके सिंबल हैं। ध्यान रहे कोई भी यूनिट का सिंबल कैपिटल अल्फाबेट से शुरू नहीं होता। इट इज ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल m, kg, s, a, k, मोल, cd। cd का मतलब यहाँ पे कैंडेला है। और ये इसके डायमेंशंस हैं L, M, T, I, K और थीटा। K भी टेम्परेचर के लिए है, थीटा भी मोल है और ये cd है। अब आके आपको जो है यहाँ पे एक छोटी सी बात बताते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में। तो अगर ये इस तरीके से कोई दो लाइनें हैं और ये एक लेंथ है, ये आपका डेल्टा L है, ये डेल्टा थीटा है, ये R है, तो ये डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा L अपॉन R हो जाएगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। डेल्टा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, थीटा मैक्सिमम, तो ये डेल्टा L की वैल्यू हो जानी चाहिए मैक्सिमम अपॉन में R। और ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरा सरकमफेरेंस घूमेगा, पूरा सरकमफेरेंस घूमेगा तो सरकमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई R अपॉन R, और ये 2 पाई हो गया। और बच्चों इसका यूनिट होता है रेडियन, यूनिट इज रेडियन। सॉलिड एंगल के बारे में अगर आपको बात करनी है यहाँ पे, तो सॉलिड एंगल के लिए कहा जाएगा ये 2 डायमेंशनल फेनोमेना है, दिस इज 2D फेनोमेना, और एक ये हो जाएगा 3D फेनोमेना। ये इस तरीके से ये कोई सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया डेल्टा S, ये R हो गया, इसको डेल्टा ओमेगा से शो करते हैं। तो डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा S अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों इसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, यूनिट इज स्टेरेडियन। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये पूरा चक्कर हमको घुमाना होगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में, क्योंकि ये 3D फेनोमेना है। प्लेन एंगल इज 2D फेनोमेना, 2 डायमेंशनल का फेनोमेना, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल का फेनोमेना। एक एक्सिस से लाइन बनती है, 2 एक्सिस से प्लेन बनता है और 3 एक्सिस से स्पेस बनता है। तो ये पूरा अगर सरकमफेरेंस घूम गया हर तरफ को, तो ये 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई होती है। ये हुई बात हमारे पास प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। तो बच्चों जो है हम यहाँ पे अब सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मामला ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए जितनी लीस्ट रिक्वायर्ड डिजिट्स होती हैं उनको नाम देते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को जरा समझ लें। सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 3.629 सारे के सारे जो है नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। जो जीरो है वो 2 डिजिट के बीच में पड़ता है, तो और वहां पे डेसिमल है या नहीं है डजंट मैटर, ये सब काउंट होंगे। 407 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, 6.003 यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। ट्रेलिंग जो जीरो होते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आए हुए होते हैं, ये काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे जो अंडरलाइन जीरो हैं ये काउंटेबल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इसी से लगी हुई बात एक और आप समझ सकते हो कि जैसे कहा जाए 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये
कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 है। आगे बढ़ जाएं। अगर हमने यहाँ पे 14.5 मीटर है, या इसी को सेंटीमीटर में ऐसा लिख लें, या हम इसको मिलीमीटर में ऐसा लिख लें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होने वाले हैं कितने, कहेंगे 14.5 हैं, तो 14.5 में सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने, 3। सिग्निफिकेंट फिगर है 3। आगे देखा जाए, अगर डेसिमल लगा हुआ है और बाद में 0 आए हुए हैं तो ये काउंट हो जाएगा। इसके पीछे जो मंशा है, जो कहानी है, वो ये समझ लें कि अगर ऐसा किसी ने नापा है 4.600, इसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं पे मेहनत करी है इस 00 को लाने में, क्योंकि ये हो सकता है 4.601 हो जाता है, तो इसलिए इनको काउंट किया गया। सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। एक और बात आएगी, अगर हम यूनिट बदलते हैं, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ जाइए। x इंटू 10 की पावर y एक तरीका होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने का, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 की पावर मान लीजिए 10 है, तो कहाँ आप जो है 10 बार 0 लिखते फिरेंगे। तो यहाँ पे x इंटू 10 की पावर y है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। y को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक बात ये देखिए, रूल्स विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अपना रोल प्ले कर देता है कि अगर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट जो रिपोर्ट किया जाता है वो इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि जो डिजिट यहाँ पे ऐड हो रही हैं उसमें जिस डिजिट में सबसे कम डेसिमल के बाद प्लेसेस अलाउड हैं, हमारे आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस अलाउड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 5.467, 3.21, 1.7। ध्यान रहे यहाँ पे आप डेसिमल के बाद सिर्फ एक जगह ही अलाउ करेंगे और इसके बाद वाली कोई जगह अलाउ नहीं करेंगे। एक और बात, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं कर लेना क्योंकि इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है, तो इसमें ध्यान रहे कि फाइनल रिजल्ट इस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा कि पार्टिसिपेट करने वाली जो डिजिट्स हैं उनमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर अलाउड होगा। मान लिया जाए 3.214 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 1.21 है, ऐसा है। हमारे रिजल्ट में यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हम यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर अलाउ करेंगे।
अब हम लोग बात यहाँ पे समझ लें लीस्ट काउंट के बारे में। कोई इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम वैल्यू को विद एक्यूरेसी नाप सकता है, कहते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है। जब हम किसी स्केल से, मीटर स्केल से जब जो है नापते हैं, तो हम देखते हैं साहब कि जो है हम 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जरा देखा जाए तो जो है कुछ खाने बने हुए हैं। तो ये जो कुछ खाने हैं उनके बीच में अगर कहा जाए कि इनके ठीक बीच में हमको बात करनी है, तो हम शायद थोड़ा सा एक्यूरेट हो सके। लेकिन कहा जाए कि नहीं 1.3 सेंटीमीटर नापना है, तो हमको अंदाजा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम सही हो सकता है गलत है। अगर हम सही तरीके से नाप सकते हैं, उसका मतलब है कि हमारा लीस्ट काउंट बहुत ही बेहतर है। 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया होता है। ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। यहाँ पे 2 तरीके के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, एक MSD की वैल्यू क्या है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है कितने। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट एक पिच, वैल्यू ऑफ 1 पिच स्केल रीडिंग, और यहाँ पे टोटल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीजन। ये हो गया क्या, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला फॉर स्क्रू गेज। डायमेंशन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालते समय फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर चढ़ाई जाती हैं उनको नाम देते हैं क्या, डायमेंशन। दीज आर नेम एज डायमेंशन। कुछ डायमेंशन हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे समय कम है, इसलिए हम बहुत पीछे से नहीं आ सकते हैं। मान के चला जा रहा है कि आप यहाँ पे एक बार को चीज़ों को पढ़े हुए हैं और हम आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो कहा जाए फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, कहेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा mLT-2 फोर्स का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, g का डायमेंशन, तो इन सब का डायमेंशन एक ही हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, LT-1 अपॉन t, LT-2 हो जाएगा। कहा जाए PV बराबर nRT है, R आइडियल गैस कांस्टेंट, PV अपॉन NT हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि ये P प्रेशर है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस में 3 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम स्ट्रेस या नॉर्मल भी कहते हैं इसको, टेंजेंशियल भी कहते हैं, टेंजेंशियल भी कहते हैं। सारे के सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, और एनर्जी डेंसिटी भी हो गया। एनर्जी डेंसिटी भी हो गया। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहीं पे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी है। ये इन सभी का डायमेंशन एक जैसा है। कैसे निकालोगे, कहेंगे प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mLT-2 अपॉन L2, mL-1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन एक जैसा, एंड दैट इज mL-1 T-2। इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन एक जैसा हो सकता है। यानी कि सिर्फ डायमेंशन देख करके हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं बता सकते। तो ये प्रेशर के लिए डायमेंशन आ जाएगा mL-1 T-2, वॉल्यूम के लिए L3, n मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे टेम्परेचर है, मैंने बताया था इसकी जगह पे आप K भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं। तो mL2 T-2 मोल -1 K-1 is the dimension of
आइडियल गैस कांस्टेंट। डायमेंशन के बारे में बात हुई, और डायमेंशन पे सवाल जो है, जो किसी फॉर्मूले को चेक करना या कुछ चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना और किसी एक वैल्यू एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना में जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है कि अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी हैं उनको बदल दिया जाए, कोई और यहाँ पे रख दिया जाए, मान लिया जाए कि हमारे यूनिट सिस्टम में कुछ नए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं, तो इसके लिए सवाल कैसे लगेगा, ये बात देखने वाली है। यहाँ पे इसको आप उदाहरण से समझेंगे। कोई कहे कि फोर्स ले लिया है मैंने, लंबाई ले ली है मैंने और वेलोसिटी ले ली है, इस पे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो बताइए कि यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। तो तरीका जो अपनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर बराबर फोर्स की पावर A कर दीजिए, लेंथ की पावर B कर दीजिए, वेलोसिटी की पावर C कर दीजिए और दोनों तरफ डायमेंशन लिख दीजिए और फिर यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए पावर्स L के लिए, M के लिए, T के लिए। तो ये अभी हो गया था ml-1 t-2 और हो गया फोर्स के लिए ml-t-2 A हो गया, लेंथ के लिए B हो गया, वॉल्यूम के लिए L³ हो गया, C हो गया, M के लिए आप पावर्स कंपेयर करिए एक इक्वेशन, L के लिए कंपेयर कीजिए एक इक्वेशन, T के लिए कंपेयर कीजिए A B C में एक इक्वेशन। 3 अननोन A B C हो गए और 3 ही आपके पास इक्वेशन हो गई। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आती हैं उसको आप अपनी इस प्राइमरी X इक्वेशन में रख करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं।